हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बारे में स्टडी किया था और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की प्रोसेस के बारे में। बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानने के लिए आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजेशन की समझ नहीं रखते हो तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लें। वैसे मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन करवा दूंगी ताकि आपको इस सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों, फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने जाना था जब मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी फ्यूजन होता है। इसी प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है। परागण यानी पॉलिनेशन की सफलता के बाद ही निषेचन की प्रोसेस होती है, क्योंकि परागण की क्रिया के बाद ही परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो जब परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद परागकण जर्मिनेट करते हैं और उससे एक नलिका जैसी रचना निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं और जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। और इस पॉलन ट्यूब के अग्रशिरे पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वर्तिकाग्र की सतह को छेद करके अंदर की ओर वर्तिका में प्रवेश करते हैं और यह पॉलन ट्यूब वर्तिका से होते हुए फिर बीजांड में प्रवेश करती है। और इस पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं जो कि अचल होते हैं यानी नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलन ट्यूब बीजांड में 3 रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं और इसी के आधार पर निषेचन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला है पोरोगैमी, दूसरा है चैलेजोगैमी और तीसरा मीजोगैमी। पोरोगैमी में क्या होता है बच्चों कि पॉलन ट्यूब पोर यानी कि छिद्र, और इस छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं, उसी छिद्र यानी माइक्रोपाइल के द्वारा बीजांड में प्रवेश करते हैं। यानी पॉलन ट्यूब किस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं? माइक्रोपाइल के रास्ते से बीजांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार की निषेचन की प्रक्रिया को पोरोगैमी कहते हैं और इस प्रकार की निषेचन की प्रक्रिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है। और दूसरा है चैलेजोगैमी यानी कि पॉलन ट्यूब चैलाजा के रास्ते बीजांड में प्रवेश करती है और इस प्रकार की प्रक्रिया कैसवेराइल स्पीशीज के पौधों में होती है। और उसके बाद है थर्ड नंबर मीजोगैमी। मीजोगैमी में क्या होता है बच्चों कि पॉलन ट्यूब इन टेग्यूमेंट के रास्ते बीजांड में प्रवेश करते हैं और इस तरह की निषेचन की प्रक्रिया कुकुरबिट फैमिली में होती है। जैसे कद्दू कुकुरबिटेसी फैमिली का पौधा है, तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया मीजोगैमी के द्वारा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी डिटेल में स्टडी पिछले वीडियो में भी कर ली है। तो अब क्या है कि पॉलन ट्यूब अंततः माइक्रोपाइलर एंड के द्वारा बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही पॉलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश करती है तो बीजांड में उपस्थित 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, उनमें से एक सिनर्जिड सेल में ही पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है और वहां से सिनर्जिड के अंदर जो वाटरी कंटेंट है उसे अवशोषित करके यह फट जाती है और इसके अंदर का जो 2 मेल गैमीट है वह बाहर निकल आता है। इनमें से एक मेल गैमीट अंडकोशिका के साथ फ्यूज करती है और युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करती है और इस प्रोसेस को सीनगैमी कहते हैं। वहीं दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। पोलर न्यूक्लियाई डुअल स्ट्रक्चर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के और एक न्यूक्लियस दूसरा मेल गैमीट का। तो इस तरह से 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। अब ध्यान से सुने मेरी बात। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं जिसमें से एक मेल गैमीट अंडकोशिका के साथ फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को सीनगैमी कहते हैं और दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
यानी डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों, सीन गैमीट प्लस ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो सीन गैमीट प्लस ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यह तो बात हो गई ब्रीफ में कि डबल फर्टिलाइजेशन कहते किसको हैं, और डिटेल में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आप प्राइम एजुकेटम चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि प्राइम एजुकेटम एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जो आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। जब शिक्षा आपको फ्री में मिल रही है तो क्यों ना आप सब मिलकर इसका लाभ उठाएं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्राइम एजुकेटम से जुड़े, ताकि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ उससे आप लाभान्वित हो सके। जब तक बच्चे कामयाब नहीं होते हैं तब तक एक टीचर सफल नहीं होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों, द्विनिषेचन त्रिसंलयन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। अभी मैंने आपको यही समझाया कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में ट्रिपल फ्यूजन हो रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज सबसे पहले एस.जी. नवासिन ने की थी। एस.जी. नवासिन ने 1898 में लिलिएसिस प्लांट में की थी, और इसका उदाहरण है लिलियम फ्राइटिलेरिया। अक्सर एमसीक्यूज में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की और किन पौधों पर एस.जी. नवासिन ने खोज की थी। तो आपको दो पौधे का नाम बिल्कुल याद रखना है, लिलियम एवं फ्राइटिलेरिया। ठीक है बच्चों, आपके स्क्रीन पर लिलियम एवं फ्राइटिलेरिया को दिखाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं दोनों पौधों पर एस.जी. नवासिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बारे में जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जानें और ओव्यूल यानी बीजांड के स्ट्रक्चर के बारे में जानें। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलन ग्रेन यानी परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है। बच्चों, यह जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यह परागकण की स्ट्रक्चर है। परागकण की जो आउटर लेयर होती है उसे एक्साइन कहते हैं। यह प्रोटेक्टिव लेयर होती है और यह बहुत हार्ड होती है। परागकण की संरचना ऐसी होती है बच्चों कि इसे जल्दी कोई हानि नहीं पहुंच सकती है, यह क्षतिग्रस्त नहीं हो सकती है। तो यह क्या है, एक्साइन है, यानी कि आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं। और यह जो अंदर की लेयर है इसे इंटाइन कहते हैं। और यह है ट्यूब न्यूक्लियस। और यह क्या है बच्चों, यह है जेनरेटिव न्यूक्लियस। और यह जर्मपोर है। ठीक है बच्चों, आपको मेनली यही याद रखना है कि परागकण में दो लेयर होते हैं। आउटर लेयर यानी बाहरी लेयर को एक्साइन कहते हैं और अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं। और इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। परागकण की जो लेयर है वह इसे बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि परागकण आसानी से क्षतिग्रस्त ना हो सके। परागण के बाद जैसे ही परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो यह जर्मिनेट होने लगते हैं और पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। आप अगले डायग्राम में देख सकते हैं कि परागकण जर्मिनेट होकर एक ट्यूब जैसी संरचना का निर्माण कर रहे हैं, और इस ट्यूब जैसी संरचना को पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका कहते हैं। इस पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, इसे जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा न्यूक्लियस जिसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वह दो भागों में बट गए हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि इस पॉलन ट्यूब में यह है जनरेटिव न्यूक्लियस और नीचे ट्यूब न्यूक्लियस। और आप अगले डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं कि जनरेटिव न्यूक्लियस दो भागों में विभक्त हो गई है और स्पर्म न्यूक्लियाई का निर्माण कर रही है। ये क्या है, स्पर्म न्यूक्लियाई है और नीचे क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं यानी दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, और यही दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई बारी बारी से फ्यूजन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यह आपने जान लिया परागकण की स्ट्रक्चर और पराग नलिका की स्ट्रक्चर के बारे में। और अब देख लेते हैं एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर यानी भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर है यानी भ्रूण कोश की संरचना आप देख पा रहे हैं। यह मादा जननांग का भाग है। मादा जननांग यानी कि ओवरी यानी अंडाशय के अंदर पाया जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं यानी ओव्यूल भी इसे कहते हैं, और बीजांड के अंदर भ्रूण
कोश पाए जाते हैं जिसे एम्ब्रायो सैक कहते हैं, जिसकी डायग्राम आप देख पा रहे हैं। तो यह भ्रूण कोश की डायग्राम है। इसी भ्रूण कोश में निषेचन की प्रोसेस होती है। बच्चों आप ध्यान रखें कि अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश पाए जाते हैं, जिसकी डायग्राम आप देख पा रहे हैं। तो भ्रूण कोश में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं कि माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड जिस तरफ से पॉलन ट्यूब बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको 3 सेल्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल्स है। एग सेल्स यानी अंडकोशिका। बच्चों यह एंटीपोडल सेल्स क्या करते हैं? यह एंटीपोडल सेल्स एग सेल्स को, यह जो एग सेल्स है इनको पोषक तत्व प्रोवाइड करवाते हैं, यानी एग सेल्स इन्हीं से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। और यह लिपिड युक्त होते हैं, यानी इनमें वसा की प्रचुर मात्रा होती है। और यह जो सिनर्जिड्स हैं, यह सिनर्जिड्स क्या करते हैं? यह पॉलन ट्यूब को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। जब पॉलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश करते हैं तो इन्हीं में से एक सिनर्जिड्स में यह प्रवेश करते हैं। सिनर्जिड्स में वाटरी कंटेंट भरा रहता है और यह वाटरी कंटेंट पॉलन ट्यूब अवशोषित कर लेते हैं और रप्चर हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं और अपने अंदर का कंटेंट इसमें छोड़ देते हैं। और पॉलन ट्यूब में क्या भरा रहता है बच्चों? पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं, जिनमें से एक मेल गैमीट इस एग सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमीट इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है ना। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की 2 बार प्रोसेस हो रही है। एक बार में जब पॉलन ट्यूब का एक गैमीट एग सेल से फ्यूज करता है तो युग्मज यानी कि जाइगोट बनाता है, और दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है यानी पॉलन ट्यूब का जब दूसरा मेल गैमीट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और 3n स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनती है। और यह जो 3n स्ट्रक्चर है यानी कि एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जाइगोट जो कि 2n स्ट्रक्चर है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बच्चों निषेचन की क्रिया में हमने क्या जाना कि पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका में स्थित एक नर युग्मक बीजांड कोशिका में स्थित अंड कोशिका के साथ संलयन करता है, यानी फ्यूज करता है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो यह जो पहला नर युग्मक है यह नर युग्मक हैप्लॉइड है, और जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका भी क्या है बच्चों? यह भी हैप्लॉइड है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और जब इन दोनों में फ्यूजन की क्रिया होती है तो युग्मनज बनता है। तो युग्मनज कैसा होता है? 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। आपके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसमें से यानी 23 क्रोमोसोम आपकी मम्मी से आया है और 23 क्रोमोसोम आपके पापा से आया है। और यह जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसे हैप्लॉइड कहते हैं, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो आपके मम्मी से हैप्लॉइड क्रोमोसोम यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है और आपके पापा से भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, तब जाके युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है और वह 2n स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको n और 2n का क्या चक्कर है समझ में आ गया होगा कि n हैप्लॉइड होता है और 2n डिप्लॉइड होता है। और इस पूरी प्रोसेस को यानी एक नर युग्मक का अंड कोशिका से फ्यूज करना सीनगैमी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सीनगैमी कहते हैं। सीनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट यानी युग्मकों का संलयन सीनगैमी कहलाता है। और बच्चों उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पॉलन ट्यूब में स्थित द्वितीय नर युग्मक यानी जो दूसरा नर युग्मक है, पहले ने तो अंड कोशिका के साथ संलयन किया और युग्मनज का निर्माण किया, और दूसरा नर युग्मक जो पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका में बचा हुआ है वह मैंने क्या बताया कि वह सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि संख्या में 2 हैं, 2 द्वितीयक केंद्रक यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। और यह जो पोलर न्यूक्लियाई है यह मैंने बताया था कि 2n स्ट्रक्चर है, लेकिन यह हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड इसलिए है बच्चों क्योंकि यह डिवीजन के समय में पूरी तरह से अलग नहीं हुए थे। इसे 2n से क्या करते हैं? सिर्फ डिनोट करते हैं, लेकिन यह हैप्लॉइड है। और यह द्वितीय नर युग्मक क्या है? यह तो हैप्लॉइड है ही। तो अब n और 2n जब
फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यानी 3n का निर्माण करेंगे। बच्चों आप ध्यान दें इस बात पर कि n प्लस 2n फ्यूज करेंगे तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यानी 3n का निर्माण होगा। और यह क्या है, यह जो 3n स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस फ्यूजन को n प्लस 2n के फ्यूजन को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दें कि नर युग्मक प्लस अंड कोशिका के फ्यूजन को सीनगैमी कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, द्वितीय नर युग्मक प्लस 2 द्वितीयक केंद्रक यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनती है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस यानी 3n स्ट्रक्चर बनती है, और यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। यानी आप कह सकते हैं बच्चों कि सीनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ जो प्रोसेस हो रही है उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो सीनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रोसेस 2 बार हो रही है। बच्चों ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं, बच्चों यहाँ जो प्रोसेस हो रही है उसे ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्ब्रियो शक के यानी भ्रूण कोश के 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन कराया गया है। और बच्चों आप ध्यान से देखें कि सीनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को क्या कहेंगे, उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की क्रिया, ठीक है। द्विनिषेचन इसलिए बच्चों क्योंकि एक बार निषेचन की क्रिया यहाँ हो रही है, यानी पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ फ्यूज करके युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण कर रहा है, और दूसरी निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो रही है जब पोलन ट्यूब में स्थित दूसरा नर युग्मक 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात आई समझ में। पहली बार में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, पराग नलिका के पहले नर युग्मक का संयोजन अंड कोशिका बीजांड में स्थित अंड कोशिका के साथ हो रही है, यह पहला निषेचन है जिससे युग्मनज बनता है, ठीक है। और दूसरा निषेचन कब होता है, जब पराग नलिका में स्थित द्वितीय नर युग्मक 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ संयोजन की क्रिया करते हैं यानी फ्यूज करते हैं, तब ऐसे में दूसरा निषेचन होता है और तब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है ना। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि सीनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस को क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। जायगोट जब विकसित होते हैं तो भ्रूण का निर्माण करते हैं, और इसी भ्रूण को यह जो एंडोस्पर्म यानी 3n स्ट्रक्चर है वह पोषक तत्व प्रोवाइड करवाता है, यानी पोषक तत्व भ्रूण को कहाँ से मिलते हैं, इसी 3n स्ट्रक्चर से यानी एंडोस्पर्म से मिलते हैं। बच्चों जब कोई भ्रूण एंडोस्पर्म से पूरी तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है तो ऐसे में एंडोस्पर्म सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कि मटर, सरसों इत्यादि के ऊपर जो छिलका होता है उसी छिलके को एंडोस्पर्म कहते हैं। और वह छिलका इसलिए पतला और सॉफ्ट होता है क्योंकि अंदर में जो एम्ब्रियो है उसने पूरी तरह से पोषक तत्व को अवशोषित कर लिया है। लेकिन कभी कभी होता है कि एम्ब्रियो जो अंदर होता है वह एंडोस्पर्म से पूरी तरह से पोषक तत्व अवशोषित नहीं कर पाता है, और ऐसे में एंडोस्पर्म बहुत हार्ड हो जाता है, यानी भ्रूण के ऊपर की जो कवरिंग होती है वही एंडोस्पर्म है, तो भ्रूण वहां से पूरी तरह से न्यूट्रिशन अवशोषित नहीं कर पाया है, जिसके कारण एंडोस्पर्म हार्ड रहता है। जैसे नारियल का एंडोस्पर्म हार्ड होता है क्योंकि एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म से पूरी तरह से पोषक तत्व अवशोषित नहीं किया है, जिसके कारण एंडोस्पर्म हार्ड रह गया है। वैसे ही आम में भी क्या होता है बच्चों, वो जो गुठली होती है वही क्या है, वह एंडोस्पर्म है, क्योंकि एम्ब्रियो तो अंदर है, एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो होती है, और एम्ब्रियो का पोषण कहाँ से होता है, एंडोस्पर्म से होता है। एंडोस्पर्म से होता है तो आम की गुठली करी क्यों है, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है उसने पोषक तत्व तो अच्छी तरह से एंडोस्पर्म से अवशोषित नहीं किया, जिसके कारण आम की गुठली भी करी होती है ना। और आम का जो हिस्सा आप खाते हो बच्चों वह क्या है, वह फ्लैशी हिस्सा जो आप खाते हो, मांसल हिस्सा, वो फल है, और फल अंडाशय से विकसित होते हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान से
याद रखेंगे कि एंटीपोडल सेल्स एग सेल्स को पोषक तत्व प्रोवाइड कराते हैं ताकि वह ग्रो कर सके। सिनर्जिड्स पोलन ग्रेन के लिए गाइडलाइन जारी करता है। सिनर्जिड्स में जो वाटरी कंटेंट होते हैं वो पोलन ट्यूब अवशोषित करके फट जाते हैं और अपना कंटेंट यानी दो मेल गैमेट यानी उनके अंदर जो मेल गैमेट है वह सिनर्जिड्स में ही छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से एक मेल गैमेट तो एक सेल के साथ फ्यूज कर लेते हैं और दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ फ्यूज कर लेता है। और पहले फ्यूजन से तो जाइगोट का निर्माण होता है, लेकिन दूसरे फ्यूजन से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और यह एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। यही जाइगोट आगे चल के वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। बच्चों, निषेचन के बाद क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद की प्रोसेस के बारे में भी जानना जरूरी है ना कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। फिर वह युग्मनज धीरे धीरे बढ़ता है और भ्रूण का निर्माण करता है। फिर बीज और फल का निर्माण होता है। तो बच्चों, यह फल का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो अंडाशय यानी ओवरी थी वह फल में बदल जाती है और जो बीजांड है, जो अंडाशय के अंदर बीजांड होती है, वह बीजांड बीज में बदल जाती है। आपको इन दोनों बातों को जरूर याद रखना है कि बीजांड बीज में बदल जाते हैं और ओवरी यानी अंडाशय फल में बदल जाते हैं। और जो पुष्प के बाकी अंग हैं जैसे बाह्य दल पुंज, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुमंग आदि झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। वो उनका आपको यूज नहीं रहता है। लेकिन आपको जो ध्यान देना है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वह यह कि बीजांड बीज में बदल जाते हैं और अंडाशय फल में बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमने डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।